मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज़ एक्यूट रीनल फेलियर। ओके, तो जब इस पर कई बार अप्लाइड एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हाउ, वाई, कॉजेज़, कई सारे इस पर अलग से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और कई बार प्रॉपर शॉर्ट नोट दे दिया जाता है। तो अगर हमें इसके बारे में फुल नॉलेज होगी तो हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे और एमसीक्यूज़ क्वेश्चन के बिहाफ पे इसके कॉजेज़ जो है वो हम बता पाएंगे। तो यूजुअली क्या होता है बच्चों कि सीवियर किडनी डिसीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला होता है एक्यूट रीनल फेलियर, दूसरा होता है क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट मतलब इमीडिएट इफेक्ट और क्रोनिक मतलब धीरे धीरे। तो जब एक्यूट रीनल फेलियर के जो हमारा टॉपिक है जिसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है? किडनी एब्रप्टली स्टॉप वर्किंग एंटायरली बट मे रिकवर नियरली नॉर्मल फंक्शन। इमीडिएट इफेक्ट से कुछ कारण से किडनी स्टॉप कर देती है अपना काम करना, तो उसकी वजह से जो रीनल फेलियर कंडीशन आती है उसे हम बोलते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। जब क्रोनिक रीनल फेलियर की बात होती है तो उसका मतलब होता है धीरे धीरे, यानी प्रोग्रेसिवली का मतलब होता है धीरे धीरे लॉस ऑफ मोर नेफ्रॉन्स। तो किडनी की यूनिट क्या है? नेफ्रॉन ही जो है वो फाइनली यूरिन फॉर्म करने का काम करते हैं। तो ये जो है धीरे धीरे लॉस्ट होने लग जाते हैं, ग्रेजुअली डिक्रीज एंड ओवरऑल किडनी फंक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो आज का टॉपिक है एक्यूट रीनल फेलियर। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये तीन तरह से हो सकता है, ठीक है। पहला होता है प्री रीनल एक्यूट रीनल फेलियर, दूसरा होता है इंट्रा रीनल एक्यूट रीनल फेलियर और तीसरा होता है पोस्ट रीनल एक्यूट रीनल फेलियर। नाम से ही समझ जाएं, प्री रीनल यानी ऐसे कॉजेज़ जो किडनी के बाहर हैं, इंट्रा रीनल यानी ऐसे कॉजेज़ जो इसके लिए किडनी खुद रिस्पॉन्सिबल है, और ऐसे कॉजेज़ जो रीनल किडनी के जस्ट बाद वाले कारण हैं जिसकी वजह से रीनल फेलियर की कंडीशन आ जाती है। तो सबसे पहला टॉपिक लेंगे प्री रीनल एक्यूट फेलियर, एबनॉर्मेलिटी ओरिजिनेटिंग आउटसाइड द किडनी। इसमें क्या होता है? ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ हार्ट फेलियर। सपोज कोई पर्सन है जो हार्ट फेलियर से सफ़र कर रहा है, ऑलरेडी उसका कार्डिक आउटपुट कम है, उसका ब्लड प्रेशर लो है, और ऐसी कोई कंडीशन जैसे आ गई सच एज सीवियर हैमरेज, कोई भी एक्सीडेंटल ट्रॉमा और सीवियर हैमरेज की कोई कंडीशन है, तो उसमें क्या होगा? कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, और जब कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा तो रीनल ब्लड फ्लो भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में यूरिन का फॉर्मेशन भी बिल्कुल जो है वो कम हो जाएगा और इस कंडीशन को बोलते हैं ओलिग्यूरिया, ठीक है। डिमिनिश यूरिन आउटपुट बिलो द लेवल ऑफ इनटेक ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स, जिसकी वजह से फाइनली दिस कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी फ्लूइड। अब जब यूरिन जो है वो, क्योंकि वाटर का इनटेक और सॉल्यूट्स तो नॉर्मल है लेकिन यूरिन आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो गया, तो होता क्या है कि बॉडी के अंदर चूँकि यूरिन आउटपुट जो है रिड्यूस हो गया तो वाटर जो है बाहर नहीं निकल पाया, जो अदर सॉल्यूट्स हैं वो बाहर नहीं निकल पाए, तो बॉडी फ्लूइड में ये बढ़ जाएंगे, ठीक है। बॉडी फ्लूइड में बढ़ जाएंगे इफ़ मार्कली रिड्यूस्ड इन रीनल ब्लड फ्लो। और अगर मार्कली यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में रीनल ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाए तो इस कंडीशन में कंप्लीट जो है सीजेशन यानी ख़त्म हो जाना होता है यूरिन का आउटपुट, और इस कंडीशन को बोलते हैं एन्यूरिया। तो ये जो आपकी टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एन्यूरिया किसे कहते हैं, ओलिगोयूरिया किसे कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूज ना हो। तो जब डिमिनिश हो जाए यानी कम हो जाए तो ओली, और जब कंप्लीट सीजेशन यानी ख़त्म हो जाए तो एन्यूरिया। एंड कंडीशन कैन यूजुअली बाय रिवर्स्ड, और इस कंडीशन को क्या है वापस से सही किया जा सकता है इफ़ द कॉज ऑफ इश्केमिया इज़ करेक्टेड। इश्केमिया यानी डिक्रीज ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल, यानी नॉर्मल ब्लड फ्लो करवा के अगर कंडीशन को वापस रिकवर कराया जा सकता है। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप MBBS फर्स्ट ईयर में इससे रिलेटेड MCQs क्वेश्चंस कई बार अटैम्प्ट करते हैं, बट फाइनल ईयर में जो मेडिसिन पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होगा। तो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन, तो इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? हैमरेज, जैसे कि कोई ट्रॉमा, सर्जरी, पोस्टमार्टम यानी डिलीवरी के बाद, डायरिया और वॉमिटिंग, कोई भी बर्न का केस। कार्डिक फेलियर की क्या कारण हो सकते हैं? कोई भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है इसका कारण, वेल्वुलर डैमेज यानी जो हार्ट के वॉल्व्स हैं वो डैमेज हो जाएं,
नेक्स्ट कारण हो सकता है कोई भी पेरिफेरल या वेजोडाइलेटेशन रिजल्टेंट इन हाइपोटेंशन। तो जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो बीपी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जब वेजोडाइलेशन होता है तो उस कंडीशन में जो डायमीटर होता है वेसल्स का वो बढ़ जाता है और बीपी जो है वो लो हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो कंडीशन आती है पेरिफेरल वेजोडाइलेशन रिजल्टेंट हाइपोटेंशन कब हो सकता है, कोई भी कारण हो जो कि एनाफाइलैक्टिक शॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, एनेस्थीसिया का भी इफेक्ट हो सकता है, सेप्सिस सीवियर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, प्राइमरी रीनल हीमोडायनेमिक एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं कोई भी, या फिर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो, या स्टेनोसिस यानी नैरोइंग मतलब छोटा हो जाना, यानी रीनल आर्टरी का एरिया अगर छोटा हो जाए तो उस कंडीशन में या स्टेनोसिस हो जाए या रुकावट आ जाए, कोई एम्बोलिज्म हो जाए, थ्रोम्बोसिस हो जाए, तो रीनल आर्टरी और वेन से रीनल ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट कारण था जो कि एक्यूट रीनल फेलियर कराता है, लेकिन इसके लिए किडनीज खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, इसे बोलते हैं प्री रीनल एक्यूट फेलियर। जब हम इंट्रा रीनल एक्यूट फेलियर की बात करते हैं तो इंट्रा रीनल एक्यूट फेलियर में आता है जो रीनल की किडनी के अंदर ही होते हैं, तो एबनॉर्मेलिटीज़ विद इन द किडनी इटसेल्फ। और इसमें क्या क्या आ सकता है, एबनॉर्मेलिटीज़ अफेक्ट, ये क्या किसको अफेक्ट करती हैं, ये जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो अफेक्ट करती हैं रीनल ब्लड वेसल्स को, ग्लोमेरुलाई को और रीनल ट्यूब्यूल्स को। तो इन तीनों में जब भी कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो इसे बोलते हैं इंट्रा रीनल एक्यूट फेलियर, जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो जाता है। और इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, इसके कॉजेज़ में आ सकता है स्मॉल वेसल्स ग्लोमेरुलर इंजरी, जैसे कि कई बार रेयर कंडीशन होती है वैसे ये, तो वेस्कुलाइटिस, इसको हम बोलते हैं पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, और इसकी वजह से जो टिश्यू है वहाँ तक ब्लड का सप्लाई जो है वो रुक जाता है और टिश्यू इस्चीमिया हो जाता है। नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई, नेक्स्ट आता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, इसको हो सकता है इस वजह से हो सकता है, या फिर कोई कंडीशन हो जिसमें एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में हम बाद में छोटे छोटे टॉपिक्स में कवर करेंगे। अभी हम इस पर ध्यान दें कि कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इंट्रा रीनल एक्यूट फेलियर के, तो जो स्मॉल वेसल्स और ग्लोमेरुलर इंजरी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्यूबुलर एपिथेलियल इंजरी, यानी जो एपिथेलियल सेल्स हैं तो उसमें कोई इंजरी हो जाए जो रीनल एपिथेलियल सेल्स हैं, तो ऐसा कैसे कब हो सकता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस ड्यू टू इस्चीमिया। सपोज रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ तो ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया, ट्यूबुलर इस्चीमिया हो गया। कोई अदर कारण जैसे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस ड्यू टू टॉक्सिन्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि हैवी मेटल्स, एथिलीन ग्लाइकॉल, इंसेक्टिसाइड्स, पॉइजन, मशरूम्स, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, फर्स्ट ईयर में फाइनल ईयर में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो ट्यूबुलर एपिथेलियल इंजरी, ट्यूबुलर नेक्रोसिस। नेक्स्ट आ जाता है आपका रीनल इंटरस्टिशियल इंजरी। तो रीनल इंटरस्टिशियल यानी रीनल सेल्स में जो साथ में एरिया होता है इंटरस्टिशियल सेल्स का, वहाँ कोई इंजरी हो जाए तो इसका क्या कारण हो सकते हैं, इसके हो सकता है एक्यूट पॉलीनेफ्राइटिस। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको इन सारी टर्मिनोलॉजी से जुड़े हुए अच्छे से आपको समझाएंगे कि ये क्या क्या पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, ठीक है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना, दैट इज़ एक्यूट पॉलीनेफ्राइटिस। एक्यूट एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, तो किसी एलर्जी की वजह से नेफ्राइटिस हो जाना। इसके बाद तीसरा जो हमने आपको बताया वो होता है पोस्ट रीनल कॉज, यानी किडनी में जहाँ यूरिन फॉर्म हो गया उसके बाद अब कहाँ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो एक्यूट रीनल फेलियर हो गया। सो दिस रिजल्ट फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम। यूरिनरी जहाँ पे यूरिन फॉर्म तो हो गया लेकिन अब यूरिन कलेक्ट हुआ वहाँ कुछ ना कुछ इश्यूज़ है जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हुआ। और ये एरिया कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, फ्रॉम कैलिसिस टू आउटफ्लो फ्रॉम ब्लैडर, यानी यूरिन के अब आउटपुट वाले जो एरिया है जहाँ जैसे ब्लैडर हुआ, यूरेटर हुआ, यहाँ कहीं भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है और इसे बोलते हैं पोस्ट रीनल। कॉजेज़ हो सकते हैं किडनी स्टोन्स कॉज्ड बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम, यूरेट और सिस्टीन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण क्या हो गया, किडनी स्टोन्स, और ये किसकी वजह से बनते हैं, कैल्शियम, यूरेट और सिस्टीन की वजह से।
इनकी वजह से क्या होगा, अगर ये स्टोन फॉर्म हो जाएंगे तो बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर्स, तो जो यूरेटर्स जो दोनों साइड से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, इन दोनों साइड में, ये बायलेटरल मतलब दोनों तरफ कि स्टोन्स की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, या फिर रीनल पेल्विस कॉज्ड बाय लार्ज स्टोन्स और ब्लड क्लॉट्स, यानी रीनल की जो पेल्विस एरिया है, कैलिक्सिस का एरिया, जहाँ से अब ये यूरेटर्स बाहर आएंगे, यहाँ पे कहीं स्टोन का फॉर्मेशन हो जाए। नेक्स्ट आता है ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये आके ब्लैडर में ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके बाद ये यूरिथ्रा में जा रहे हैं, या फिर यहाँ कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो स्टोन की वजह से ये 3 जगहों पे जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो भी यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, और इसे बोलते हैं पोस्ट रीनल एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, अब हम इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है एक्यूट रीनल फेलियर का। तो जब एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है तो यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, तो बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स का रिटेंशन हो जाता है, सॉल्यूट्स जो हैं वो बॉडी में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। इसे बोलते हैं कॉजेज रिटेंशन ऑफ वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन ब्लड एंड ECF, जिसकी वजह से वाटर और सॉल्ट का ओवरलोड हो जाता है बॉडी के अंदर, और इसके बाद वेसल से निकल कर ये इंटरस्टिशियम सेल्स के बीच में पानी और सॉल्यूट्स की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, एंड दिस कॉज इडीमा एंड हाइपरटेंशन। ठीक है, और इसके साथ 2 चेंजेस आते हैं। जब ये रिटेंशन हुआ तो क्या होगा, बॉडी में प्लाज्मा की पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होता है वो प्लाज्मा का होता है, ये ट्यूब्यूल है, ठीक है, और ये सेल्स हैं, और जो सोडियम है उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है इंटरस्टिशियम में। ठीक है, ये ब्लड है ना सपोज, तो अगर ब्लड जो यूरिन जो है बाहर नहीं आ पा रहा और वाटर का रिटेंशन हो रहा है, सॉल्यूट्स का रिटेंशन हो रहा है, तो ये पोटेशियम जो है सीक्रेट नहीं हो पाएगा, तो बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा। बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरकैलेमिया, मतलब ब्लड में पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। और ये कंडीशन तब आती है जब इसकी जो कंडीशन जो सिक्रेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और इसकी मात्रा बॉडी में, यानी पोटेशियम की मात्रा बॉडी में जब 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ऊपर पहुंच जाती है तो ये बहुत ही फैटल कंडीशन होती है। नेक्स्ट आता है जब एक्यूट रीनल फेलियर होता है, उस कंडीशन में हाइड्रोजन आयन का जो एक्सक्रीशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन जो है वो एक्सक्रीट होता है ट्यूब्यूल्स में। अब अगर यूरिन आउटपुट कम हो गया तो H+ आयन का सीक्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगा तो बॉडी में ये लौटना शुरू करेगा, तो बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, और ब्लड में इकट्ठा होते ही ये फाइनली क्या डेवलप करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते ही pH कम हो जाती है। ठीक है, विच लीड्स टू बी लीथल एंड कैन एग्रावेट हाइपरकैलेमिया, और ये बहुत ही लीथल कंडीशन है, और इसकी वजह से भी ये इनडायरेक्ट मैनर में हाइपरकैलेमिया करवा देता है। तो ये सारे कॉजेज़ थे एक्यूट रीनल फेलियर के और उनके रिजल्टेंट। सो आई होप कि एक्यूट रीनल फेलियर से रिलेटेड कॉजेज़, उसके टाइप्स अगर पूछे जाएँ तो आप बहुत अच्छे से समझा पाएंगे कि ये होता क्या है और क्यों होता है और इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट होता है। सो इफ़ यू वुड लाइक द चैप्टर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और मेरे जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।